नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, कल हमने अपनी पिछली क्लास में आपको कुछ एडजस्टमेंट समझाए थे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करने के लिए कहा था आपको। हमने उस सवाल को आपकी पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। आई थिंक आप लोगों ने उस सवाल को ट्राई किया होगा। कुछ होमवर्क भी दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो सारा काम लगभग कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपना न्यूमेरिकल नंबर 6 समझते हैं। आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 6 अपनी पेज नंबर है आपके बुक का। एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, जिसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। 97 पेज नंबर पे आपका पृष्ठ नंबर 6 लिखा हुआ है। आपके एनसीईआरटी की हिंदी इंग्लिश दोनों बुकें हैं। अभी फिलहाल मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक पड़ी है। इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। आपके सिर्फ इंग्लिश में ट्रांजेक्शन होगा, बाकी सेम ही है। आप चाहे किसी भी बुक से समझ सकते हो। तो आपके पास एनसीईआरटी की क्लास 11 की बुक है और हम इसका न्यूमेरिकल 6 कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके सामने ट्रांजेक्शन बोलूंगा, आपको समझना होगा। सुनकर ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक जरूर देखिएगा। अपना पहला ट्रांजेक्शन हमने आपके बोर्ड पे एक जो टेबल बनाई है, उस टेबल के बेस पे हम इस सवाल को हल करेंगे। और हमारे पास सवाल में जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम इस कॉलम को फिलअप करेंगे। वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो होती है असेट्स प्लस बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मीन्स आपके असेस्ट साइड को हम कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल समझते हैं। आप अपना प्रश्न समझने की कोशिश करोगे। आपका प्रश्न है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखा, उदित ने व्यवसाय की शुरुआत की, माल 1 लाख और रोकड़ 5 लाख। मीन्स हमारा ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश एंड स्टॉक। कैश इज से 5 लाख एंड स्टॉक इज 1 लाख। तो हमारे पास यहाँ कुछ कॉलम क्रिएट होते हैं। सबसे पहले वाला कॉलम लिखते हो आप एसआर नंबर, दूसरा आता है पर्टिकुलर्स, फिर अपना तीसरा कॉलम बन गया कैश, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। हम कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कैश में लिखोगे कैश। फिर आपका दूसरा कॉलम होगा स्टॉक, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया वहां आपके पास स्टॉक भी था। अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज नकद पर भवन क्रय किया, अ बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम कैश। बिल्डिंग परचेज किया है जो नकद से खरीदा है। आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो हमारे पास बिल्डिंग एक असेस्ट होती है, तो हम असेस्ट साइड में एक कॉलम ओपन करेंगे बिल्डिंग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हिमानी से माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हिमानी। देखिए, माल खरीदा है, माल खरीदा मीन्स आपके पास स्टॉक ऑलरेडी ओपन है, बट हिमानी से खरीदा है। हिमानी से खरीदा मीन्स ये इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने उधार खरीदा है, और जब हम उधार खरीदते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एक अकाउंट ओपन होता है क्रेडिटर्स। पहले तो हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल और दूसरा आएगा क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है आपके पास में आशु को माल बेचा। आप माल बेच रहे हो, आशु को बेच रहे हो। आशु को बेचा मीन्स उधार बेचा है, और जब भी हम उधार बेचते हैं तो हमारा एक कॉलम खुलता है डेटर्स। तो ये कुछ अपने कॉलम ओपन कर दिए। अगला लिखा आपने बीमा किस्त का भुगतान किया। देखिए, बीमा किस्त इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम इज अवर एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज के लिए कॉमन एडजस्टमेंट होता है कैश और कैपिटल में से लेस करना है। इसके लिए अलग से कोई कॉलम ओपन नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट आगे लिखा हमने बकाया किराया। देखिए, बकाया किराया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, हमें यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि लाइबिलिटीज होती है। कल हमने समझाया था आपको आउटस्टैंडिंग क्या होता है। नेक्स्ट आपका भवन पर हास, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। अभी हम समझेंगे डेप्रीशिएशन क्या होता है। देखिए, डेप्रीशिएशन जिसको सामान्यतः कहते हैं मूल्य हास, ये जितने भी हमारे फिक्स असेस्ट होती है, स्थायी संपत्तियां जो लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस में स्टेबल होती है, उन पर लगाया जाता है। डेप्रीशिएशन का मीन्स जब आप किसी फिक्स असेस्ट को कंटिन्यू यूज करते हो,
तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे आप लोगों ने समझा होगा, आपने मान लीजिए कार खरीदी है, आज आपने वो 8 लाख में खरीदी, नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू 8 लाख में रह के कम हो जाएगा, उसका पैसा कुछ हद तक मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है। जैसे जैसे आप उसको यूज करते रहते हो उसकी वैल्यू डाउन होती है। ये कोई सा भी फिक्स एसेट क्यों ना हो, उस पर डेप्रिसिएशन जरूर लगता है, उसकी वैल्यू डाउन होती रहती है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉस होता है, इसके लिए अलग से कॉलम नहीं खोला जाएगा, हम उसको कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखा अग्रिम प्राप्त किराया, एडवांस रेंट रिसीव हुआ है। हमने अपनी लास्ट क्लास में समझाया था एडवांस रिसीव मींस अनर्ड रेंट होता है। अलग से कॉलम खोलेंगे, अनर्ड रेंट, ये एक भी लायबिलिटीज है, ये भी आपके लिए अनर्ड रेंट। नेक्स्ट है आपका हिमानी का नकद भुगतान, तो ये क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, इसके लिए अलग से आपको कॉलम खोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास क्रेडिटर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला है आशु से नकद प्राप्त किया, डेटर से रिसीव हुआ है, तो इसके लिए अलग से नहीं खोलेंगे। तो ये सारा आपके कॉलम ओपन हो गए। अब हमको इसमें ट्रांजेक्शन लिखना कैसे है, बड़े ही ध्यान से समझेगा। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। देखिए कैश में 5 लाख था, स्टॉक में 1 लाख था, बिल्डिंग में कोई नहीं, डेटर्स में कोई नहीं, कैपिटल 6 लाख। जितना आपका असेस्ट है उतनी की उतनी लायबिलिटीज भी होती है, तो कैपिटल में आपने लिख दिया। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज बिल्डिंग परचेज्ड, आपने भवन खरीदा है, हम भवन खरीद रहे हैं 2 लाख रुपए में। देखिए भवन खरीदा, एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैं आपसे पूछता हूँ कि जब हम बिल्डिंग खरीदते हैं, नकद खरीदते हैं, तो कैश आएगी या जाएगी? जब आपने भवन खरीदा है तो कैश आ रही है, जा रही है? जा रही है। जब हम परचेज करते हैं तो बिजनेस से अपने यहाँ से कैश जाएगी, मींस कैश यहाँ से जा रही है, कम हो रही है, तो आपको यहाँ से कैश कम करनी है। 2 लाख रुपए आप ब्रैकेट बना के लिखोगे, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग में 2 लाख रुपए, बाकी आपका कहाँ भी कहीं एडजस्टमेंट नहीं होगा, लायबिलिटी साइड में कुछ भी एडजस्ट नहीं है। 2 ट्रांजेक्शन पूरे होने के बाद आप एक नया समीकरण तैयार करोगे। आप लिखोगे न्यू इक्वेशन, 5 लाख में से 2 लाख गए, 3 लाख बचे, 1 लाख एज इट इज लिखोगे, यहाँ 2 लाख, 6 लाख, जिसमें कुछ नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे लिखा हिमानी से माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हिमानी। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हिमानी। देखिए उधार माल खरीदा है तो आपके कैश में कोई इफेक्ट नहीं, माल खरीदा है। जब हम माल खरीदते हैं तो स्टॉक बढ़ता है, माल बेचते हैं तो स्टॉक घटता है। बेचते हैं तो आपका स्टॉक घटेगा, खरीदते हैं तो स्टॉक बढ़ेगा। हमने 50,000 का गुड्स परचेज किया, कि स्टॉक में 50,000, क्रेडिटर्स में 50,000, क्योंकि हमने ये माल उधार खरीदा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर ऐसा कहाँ लिखा है कि उधार खरीदा है? तो जानता हूँ आपके दिमाग में प्रश्न चल सकता है। तो बेटा ऐसा भी तो नहीं लिखा कि नकद खरीदा है। और जब किसी ट्रांजैक्शन में पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है, साथ में कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब वो उधार होगा। यदि इस ट्रांजैक्शन में आपको किसी व्यक्ति के नाम के साथ कैश वर्ड भी होता, जैसे हमारा लिखा होता हिमानी से नकद माल खरीदा, तब तो वो कैश मानते हैं। यदि हमको लिखा होता डायरेक्ट हिमानी वर्ड ही नहीं होता, यही लिखा होता नकद माल खरीदा, तो कैश होता। या हिमानी और नकद दोनों ही नहीं होते, कुछ भी नहीं लिखा होता तो भी कैश होता। लेकिन जब तक आपको किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है, दैट मीन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझने की कोशिश करना। और यदि हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमारे पास क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। After this transaction we have new equation. New equation is 3 lakh, no change in cash, 1,50,000. Our now stock is 1,50,000. पहले 1 लाख था,
तो 50,000 के और खरीद लिए। उसके बाद आपके पास माल बचा 1,50,000 का। बिल्डिंग इज 2 लाख, कैपिटल 6 लाख एंड क्रेडिटर्स 6 लाख, सॉरी 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आशु को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू आशु। देखिए आशु को माल बेचा है, माल बेचा है मतलब अपने यहाँ से माल जा रहा है। कितना माल जा रहा है, तो आपको लागत 25,000 दिया हुआ है। देखिए लागत, एक शब्द आता है लागत जिसको कॉस्ट कहते हैं। मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। कॉस्ट आखिर होती क्या है? जो माल हमने बेचा है वो हमने भी तो खरीदा होगा भाई। हमने बेचा है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हमने वो माल बनाया होगा या खरीदा होगा। या तो हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर उसको खरीद कर बेच रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको पेमेंट करना पड़ता है, और जितना खर्च आपने उस माल के संदर्भ में पहले किया है वही आपकी कॉस्ट है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक माल था जिसकी लागत मतलब हमने उसके लिए 25,000 खर्च किए थे, आज वो माल आप बेच रहे हो 36,000 में। तो 25,000 की कॉस्ट का गुड्स था जो 36,000 में बेचा है, मतलब 25,000 का माल 36,000 में बेच रहे हो आप। तो अपने यहाँ से माल कितना जाएगा? 25,000 का, 36,000 का। मैं आपसे आंसर जानने की कोशिश करूंगा। आपके पास 25,000 का माल था, आपने 36,000 में बेचा है। माल कितना गया यहाँ से? मैं यहाँ से आपका स्टॉक कितना कम होगा? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज गिव मी। कितना अमाउंट होगा? 25,000। बहुत अच्छा है, हेतल जी का काम है। चलिए अब आपको आशु से कितना पैसा लेना है? 25,000, 36,000। 25,000 का माल आपने 36,000 में बेच दिया, आशु को बेचा है, मीन्स आपके पास डेटर्स क्रिएट हुए हैं, और आप डेटर्स से कितना पैसा लोगे? 36,000 आप डेटर्स में लिखोगे। अब मुझे बताओ आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 25,000 का माल था, आपने 36,000 में बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। 11,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया जो आप कैपिटल में ऐड करोगे। इस तरह से यदि आप मेरा सपोर्ट कर लो तो बहुत मजा आ जाएगा आपको भी पढ़ने के लिए, और मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है। हेतल जी का बहुत अच्छा काम है हमारे यहाँ। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यू इक्वेशन। Now our new equation is 3 lakh, no change in cash. 1,50,000 less from 25,000. 1,25,000 का माल बचा, 2,36,000. Next 6,11,000 and 50,000. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीमा किस्त का भुगतान किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है आपने। लिखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। देखिए जब भी कोई एक्सपेंसेस पे होता है आप कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करते हो। आपको कैश में से लेस करना है, कैपिटल में से लेस करना है। तो आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम है 3,000 रुपए, जो कैश में से लेस करोगे। क्यों लेस किया? क्योंकि ये पैसा जा रहा है। कैपिटल में से लेस करना है क्योंकि एक्सपेंसेज है, लॉस है आपका। कोई खर्च है तो कैश एंड कैपिटल में से लेस, इनकम है तो कैश एंड कैपिटल में ऐड। आप यहां से दोनों में से लेस कर लोगे, आपके पास अमाउंट बचेगा न्यू इक्वेशन के तौर पे 2,97,000, 1,25,000, 2,36,000, 6,08,000, 50,000, नो चेंज। नेक्स्ट ओवर नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हम इसको आगे रफ करके नए ट्रांजैक्शन नए से लिखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिएगा। अपनी नई इक्वेशन थी 2,97,000 इज कैश, स्टॉक इज 1,25,000, बिल्डिंग 2 लाख, डेटर्स 36,000।
और कैपिटल आपके पास में था 6,08,000, क्रेडिटर्स थे 50,000। अगला ट्रांजेक्शन है आपके पास में बकाया किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। देखिए आपको याद होगा कल हमने इसका एडजस्टमेंट करवाया था। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है, क्यों होती है? क्योंकि ऐसा पेमेंट होता है जो अभी आपने दिया नहीं है, देना बाकी है। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है 5,000। इसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में करना क्या है, आउटस्टैंडिंग में ऐड करना है और कैपिटल में से लेस करना है। ये याद रखिएगा, आपका आउटस्टैंडिंग में ऐड होता है, कैपिटल में से लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यू इक्वेशन बनाओगे आप यहाँ पे 5,000, 50,000, 6 लाख, 3,000, 36,000, 2 लाख, 1,25,000, 2,97,000 एंड न्यू इक्वेशन। अगला ट्रांजेक्शन है आपके पास में भवन पर मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। देखिए डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग का मतलब होगा कि आपका बिल्डिंग का वैल्यू डाउन होगा, आप उसका मूल्यह्रास लगा रहे हो। तो कितना डेप्रीशिएशन लगा है? 8,000। 8,000 डेप्रीशिएशन लगाया आपने, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू डाउन करनी है। और वैल्यू डाउन करना मतलब यहाँ से लेस करोगे, तो आप स्टॉक में बिल्डिंग में से 8,000 लेस करो। और ये हमारे लिए खर्च है, लॉस है, इसीलिए कैपिटल में से भी लेस करना है। बिल्डिंग में से लेस इसीलिए हुआ क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, और कैपिटल में से लेस इसीलिए होगा क्योंकि ये लॉस है। तो आपको यहाँ पे डेप्रीशिएशन जिस असेस्ट पे लगता है उसमें से लेस करना है और कैपिटल में से लेस करना है। दो चीजें याद रखिएगा, आपको कैपिटल में से लेस करना है और जिस असेस्ट पर डेप्रीशिएशन लगता है उसमें से लेस करना है। इस प्रश्न में आपका डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे लग रहा है तो आप बिल्डिंग में से लेस करोगे, न्यू इक्वेशन तैयार करोगे। यहाँ पे आप $2,97,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, 5,95,000, 50,000 and 5,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्यक्तिगत उपयोग के लिए आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। आप लिखोगे यहां से कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आपने अपने यूज के लिए पैसा निकाला है 20,000 रुपए, कैश में से लेस, कैपिटल में से लेस। कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करना है क्योंकि आपके लिए लॉस है ये। नेक्स्ट न्यू ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन लिखोगे आप यहाँ पे। देखो हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन तैयार करनी कंपलसरी होती है। 2,77,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, 5,75,000, 50,000 and 5,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज एडवांस रिसीव किया है आपने, एडवांस रिसीव हुआ है। आप लिखोगे एडवांस रेंट रिसीव। आपने रेंट एडवांस पर रिसीव कर दिया है, अमाउंट है आपके पास 5,000। कैश में कोई इफेक्ट नहीं, बाकी किसी असेस्ट में नहीं, कैपिटल में से लेस करना है और यहाँ ऐड करना है क्योंकि ऐसी इनकम है जो आपके इस साल से रिलेटेड थी भी नहीं, आपने रिसीव कर ली तो आपको कैपिटल में से लेस करना है। फिर आप न्यू इक्वेशन तैयार करोगे 2,77,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, 5,70,000, 50,000, 5,000 and 5,000.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका हिमानी को नकद भुगतान किया। देखिए मैं आपको ये दोनों थोड़ा सा समझा देता हूँ आखिर आपको इनको करना कैसे है। दो ट्रांजेक्शन और बचे हैं। हिमानी को नकद भुगतान किया और आशु से नकद प्राप्त किया। ज़्यादा कोई काम नहीं करना, आपको यहाँ लिखना है हिमानी कैश रिसीव्ड, कैश पेड टू हिमानी, कैश में से लेस और क्रेडिटर्स में से लेस 20,000 आपको दोनों में से लेस करना है। और दूसरा है आपका आशु से प्राप्त किया है, तो आपको आशु मतलब कैश में ऐड और डेटर्स में से लेस, ये दो काम आपको यहाँ पे करने होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको भी हम आपको करके सिखा देते हैं। अपना अगला ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू हिमानी। हम लिखेंगे कैश पेड टू हिमानी। देखिए 20,000 आपने पे कर दिया, आप यहाँ से लेस करोगे, बाकी कहीं एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपको क्रेडिटर्स में से पे करना है। आपने लिख दिया 20,000। अब आप इसका न्यू इक्वेशन तैयार करोगे। न्यू इक्वेशन होगा आपके पास में 2,57,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, 5,70,000, 30,000, 5,000, 5,000। नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। आपने 30,000 रिसीव कर दिया तो आप कैश में ऐड करोगे और आंसू मीन्स डेटर्स में से लेस करोगे, बाकी कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो आप लास्ट फाइनल इक्वेशन तैयार करोगे। फाइनल इक्वेशन 2,87,000, 1,25,000, 1,92,000, 6,000, 5,70,000, 30,000, 5,000 एंड 5,000। देखिए आपकी फाइनल इक्वेशन है। यहाँ आपके सवाल में आंसर में थोड़ा सा अलग दिखा हुआ है, आपका आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कैश में आपको 2,92,000 2,92,000 दिया हुआ है और कैपिटल 5,75,000 दिया हुआ है। उसका भी कारण है और वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आपका ये आंसर सही है, आप चाहो तो उसको बदल दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक पे लिखना और आप इसे हमें सेंड करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करना है। इसके आगे वाला प्रश्न संख्या 7 आपको देखना है। और भी मैं आपको बता देता हूँ 7, 8, 9, 7, 8, 9 एंड 10 4 प्रश्न है। इनको आपको ट्राई करना है। कल तक आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो कल की हम अगली क्लास में इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब तक आपको ये सारा काम करना है, जब तक आप नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात सीरियसली लोगे। धन्यवाद।